ओके। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अभी तक हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कंप्लीट कर लिया था, तो जल्दी से रिकैप करके ना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग को करना है आज स्टार्ट अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। लेकिन इसको करने से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन एक बार जल्दी से रिकैप में कर देता हूँ, जिनका भी छूटा हुआ था। डेप्रिसिएशन जैसा कि हम लोग बात करें सेक्शन 32, तो सेक्शन 32 में बेसिकली डिफाइन किया गया है डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब ये जो हम लोग डेप्रिसिएशन पढ़ रहे थे, ये हम लोग का इनकम टैक्स एक्ट के तहत है। अभी तक हम लोग ने जो डेप्रिसिएशन पढ़ा था वो कंपनी एक्ट के तहत पढ़ा था, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, कंपनी एक्ट में जो डेप्रिसिएशन का जो रूल है, जो मेथड है, वो थोड़ा डिफरेंट है और इनकम टैक्स में डिफरेंट है। अब डिफरेंसेस कैसे हैं, मैंने इसका रेट्स बताया था, दोनों के रेट्स में फर्क है। ठीक है, दोनों के डेप्रिसिएशन के रेट्स में फर्क है, दोनों में मेथड्स में फर्क है। जब हम लोग कंपनी एक्ट में पढ़ते हैं तो उसमें हमें बताया गया है कि हम दो मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। एक होता है एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा होता है डब्ल्यूडीवी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो दो मेथड से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स एक्ट की, तो इनकम टैक्स हमें कहता है क्या, यू हैव टू फॉलो ओनली डब्ल्यूडीवी मेथड्स, नॉट एसएलएम। यानी डेप्रिसिएशन जो एज पर इनकम टैक्स है, उसमें हम लोग सिर्फ डब्ल्यूडीवी मेथड ही यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड को ही हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग एसएलएम यानी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज नहीं कर सकते। पहला फर्क। दूसरा फर्क है डेप्रिसिएशन के रेट्स का। ओके, डेप्रिसिएशन के जो रेट्स हैं, अगर हम कंपनी एक्ट के तहत हम लोग जाते हैं तो वहाँ डेप्रिसिएशन के रेट्स अलग हैं, और अगर हम इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार जाते हैं तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन का रेट अलग है। तो दोनों के डेप्रिसिएशन के रेट्स में काफी फर्क है। ठीक है, तो ये दो फर्क आपको समझ में आ गया। तीसरा फर्क जो है वो है कि जब हम लोग कंपनी एक्ट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो भी मशीन है, फर्नीचर है, जो भी एसेट है हमारी, वो हमने कब तक यूज की है। अगर 10 महीना यूज किया देन 10 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 12 मंथ्स यूज किया है तो 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इनकम टैक्स एक्ट में, यहाँ पे डेप्रिसिएशन की बात करें तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में सिंपल सा होता है 180 डेज। यहाँ पे 180 डेज का कंसेप्ट लगाया गया है कि अगर किसी भी एसेट को, अगर हम किसी भी मशीन को खरीद रहे हैं, तो जब फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन होता है, जिस साल हम उस मशीन को खरीद रहे हैं, उस साल अगर हमने उसको 180 दिन या उससे ज्यादा यूज किया है तो आप पूरा चार्ज करिए डेप्रिसिएशन। अगर उसके ऊपर 15% है तो पूरा 15% चार्ज कर लीजिए। लेकिन अगर जिस साल हम खरीदे हैं, अगर वो 180 दिन से कम यूज हुई है, देन हाफ रेट यानी कि 7.5%, यानी 15% का हम हाफ कर लेंगे और सिर्फ 7.5% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जबकि ऐसी कोई चीज हम लोगों ने अकाउंटिंग यानी कंपनी एक्ट में हमने नहीं पढ़ा था। अकाउंटिंग रूल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर हम लोग के लिए है। कहाँ पे, इनकम टैक्स में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सेक्शन 32 अगर हम लोग बात करें और हम कंपनी एक्ट में जो डेप्रिसिएशन में पढ़ा है, उस दोनों में क्या फर्क है। उन दोनों में मेजरली फर्क यही तीन है। पहला नंबर फर्क क्या मैंने बताया कि डेप्रिसिएशन का मेथड, वहाँ एसएलएम डब्ल्यूडी दोनों चलता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूडी मेथड ही फॉलो करना है। दूसरा नंबर, वहाँ पर हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन, जैसे कि यहाँ पे 180 डेज की बात कर ले अगर हम, तो 180 डेज का कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। 180 डेज से कम यूज हुई है तो हम लोग क्या करते हैं, हाफ रेट चार्ज करते हैं, और अगर 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है तो फुल रेट चार्ज करते हैं। तीसरा जो मेजर फर्क है वो दोनों के डेप्रिसिएशन के रेट्स का है, कि इनकम टैक्स और कंपनी एक्ट में जो डेप्रिसिएशन के रेट्स है वो काफी फर्क है। ठीक, तो ये चीज, तो ये तीन फर्क के साथ हम लोग आगे बढ़ते, तो ये डेप्रिसिएशन हम लोग ने पढ़ रखा है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें ये भी समझना होता है कि व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आर चार्ज्ड, बट दैट एसेट शुड बी अ सेम नेचर। ठीक है, यानी कि अगर हम ब्लॉक ऑफ एसेट की बात करें तो अ ग्रुप ऑफ एसेट विच इज सेम नेचर एंड ऑन विच सिमिलर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड।
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट। ठीक, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, हम लोग ने पढ़ा भी था कि मान लो तुम्हारे पास 10 बिल्डिंग है और 6 बिल्डिंग के ऊपर सपोज करो 5% का डेप्रिसिएशन लग रहा है और 4 बिल्डिंग के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो ये बिल्डिंग ही है सारे, तो दैट इज नेचर तो सेम है, लेकिन एक पे 5%, एक पे 10%, सो दो ब्लॉक बनी, एक 5% वाला ब्लॉक और एक 10% वाला ब्लॉक। बाकी डेप्रिसिएशन का मैनर ये हम लोगों ने देखा था, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी शुरू में देखते हैं साल की शुरुआत में कितना डब्ल्यूडीवी है, फिर साल के दौरान अगर हमने कोई परचेज किया ना एसेट तो हम उसमें ऐड कर लेंगे, और अगर कुछ अगर बेचा है, सेल किया है तो उसको लेस कर लेंगे, और जो बैलेंस आएगा दैट इज क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी, इसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो मैंने 10 लाख की परचेजिंग की है, 10 लाख की मान लो सॉरी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी, फिर हमने साल के दौरान अगर सपोज करो 2 लाख की अगर हमने मशीन खरीदी है, ठीक है, और हमने अगर सपोज करो 1 लाख की मशीन अगर हमने बेच दी है, तो जाहिर सी बात है 10 + 2 12 लाख माइनस 1 लाख मीन्स 11 लाख, तो दिस 11 लाख अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। बस ये चीज ध्यान रखना, अगर हमने ये मशीन जो परचेज की है, अगर हमने खरीदी है सपोज करो, अब इसमें भी मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूँ, 1 जुलाई को मान लो खरीदी थी, तो जुलाई में अगर खरीदे हो तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 मंथ्स यूज हुआ है, मोर देन 180 डेज, तब तो इस 2 लाख के ऊपर फुल रेट डेप्रिसिएशन, तब तो कोई टेंशन नहीं है, आप सीधे सीधे 11 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लीजिए। मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, तो 15% पूरे 11 लाख के ऊपर चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर यही मशीनरी अगर 1 जनवरी को खरीदे होते तो जनवरी फरवरी मार्च सिर्फ 3 महीना यानी 180 दिन से कम यूज हुई है, तब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तब ये समझो, तब जो 11 लाख का जो है ना वैल्यू, अब इस 11 लाख में पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 लाख को अलग करेंगे, तो 2 लाख के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो चार्ज करेंगे हाफ रेट चार्ज करेंगे। बाकी 11 लाख में से अगर 2 लाख पे हमने अगर हाफ रेट डेप्रिसिएशन चार्ज करें, बचा कितना, 9 लाख, 9 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करेंगे, दैट इज फुल रेट, दैट मीन्स 15% फुल। समझे, तो ये तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो कुछ कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा आप लोग को, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके, सो क्लोजिंग डब्ल्यूडी पे डेप्रिसिएशन काटिए, डेप्रिसिएशन लेस करिए और रिटन डाउन वैल्यू मेथड आ गई क्लोजिंग, अब फिर यही क्लोजिंग अगले साल के लिए फिर ओपनिंग हो जाती है, यानी फिर से यही चार्ट शुरू हो जाता है अगले साल से। ओके, नाउ डेप्रिसिएशन में देखो एक फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, रिमेंबर पॉइंट जिसको हमेशा ध्यान रखना, वो क्या है, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, तो पहले बता रखा है, डेप्रिसिएशन रेट्स मेंशन इन इनकम टैक्स एक्ट नॉट कंपनी एक्ट, ये भी हम लोग को समझ में आ गया। बाकी ब्लॉक ऑफ एसेट हमने सुधार लिया था, बिल्डिंग्स 3 ब्लॉक्स बांटे गए थे, 5%, 10%, 40%, जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उन सब के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, पहले 100 होता था, 40 हो गया, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है 5%, कॉमर्शियल बिल्डिंग है तो 10%। फर्नीचर्स के ऊपर सिंगल रेट है 10% और कोई रेट नहीं है, तो फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स के ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। फिर मैं इससे पहले ये पढ़ा देता हूँ, इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है ना, गुडविल छोड़ देना, तो इनटेंजिबल एसेट्स, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन सब के ऊपर डेप्रिसिएशन 25% लगता है। देन प्लांट एंड मशीनरी में सबसे ज्यादा ब्लॉक्स बटे गए, 15% है, 20% है, 30 है, 50 है, 40 है, 40 है। तो देखिए यहाँ पे 15% में जस्ट लाइक मोटर कार आ जाता है ना, जो आप लोग पर्सनल यूज के लिए जो यूज करते हो, नॉट फॉर कॉमर्शियल पर्पस। 20% में ओशन गोइंग शिप्स वेसल्स आ जाते हैं, 30% में मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज। नेक्स्ट 50% में न्यू कॉमर्शियल व्हीकल अगर आपने 1 जनवरी 2009 के बाद खरीदी है तो। देन कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सब के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। देन एयर वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स, यानी जो प्यूरिफायर आप लोग एक्वागार्ड यूज करते हो, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट उसे बोला जाता है। इसी तरह से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स के लिए भी बहुत सारे होते हैं, तो उन सब के ऊपर 40% डेप्रिसिएशन है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा चार्ट है, हालांकि हमने इसको डिटेल में पढ़ रखा था। देन एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मैंने बता दिया था कि 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन यू कैन क्लेम, बट यू शुड टू कंप्लीट सम कंडीशंस। ओके, अगर आपको
20% एडिशनल डेप्रिसिएशन चाहिए, सभी को पता है डेप्रिसिएशन और दिखाने को मिलेगा तो और फायदा है हमें, और डेप्रिसिएशन दिखाएंगे तो और ज्यादा खर्चा दिखेगा, और खर्चा दिखेगा तो प्रॉफिट हमारी रिड्यूस होगी। तो हर एक बिजनेसमैन चाहेगा बिल्कुल एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने का, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन किस साल क्लेम करते हैं, पहली चीज कौन क्लेम कर सकता है, दूसरी चीज, ठीक है। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन पहली चीज, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर आपको क्लेम करना है तो उसके अंदर सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि आप क्या होने चाहिए, द टैक्स पेयर इज अ मैन्युफैक्चरर। टैक्स मैन्युफैक्चरर ही सिर्फ और सिर्फ एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, यानी कि जो मान लो आप मशीन पे डेप्रिसिएशन 50% चार्ज कर रहे हो, आपकी कोई ऐसी मशीन है तो 50% के अलावा आप 20% और डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, यानी उस साल करीबन 70% चार्ज कर सकते हो। तो पहली चीज तो आप मैन्युफैक्चरर होने चाहिए। दूसरा नंबर, वो कमर्शियल व्हीकल कब खरीदा हो आपने, 31 मार्च 2005 या उसके बाद खरीदा हो, नहीं सॉरी 31 मार्च 2005 के बाद ही खरीदना है, ठीक है। तो 31 मार्च 2005, 31 मार्च 2005 के बाद ही आपने परचेज किया, ठीक है। नाउ इसमें जो मेंशन नहीं मैं वो बता दे रहा हूँ, ये तभी आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम आप कर सकते हो अगर आपने न्यू मशीन परचेज करी है, न्यू परचेज होनी चाहिए प्लांट मशीनरी, ये नहीं कि तुमने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी और एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करने को मिलेगा ना। सेकेंड हैंड मशीन के केस में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करने को नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा नंबर और क्या चीज है इंपॉर्टेंट है, अगर आपने जो नई मशीन, और हाँ एक और चीज, एडिशनल डेप्रिसिएशन किस साल क्लेम कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जिस साल हमने एसेट क्या किया हो, एक्वायर किया हो, यानी फर्स्ट ईयर, दिस वन फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन ही आप सिर्फ पहले जिस साल आपने खरीदारी किया उसी साल बस आप एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे, उसके बाद नहीं। और अगर 180 दिन से कम यूज हुआ है फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन तो 10%, अगर 180 दिन या उससे ज्यादा यूज हो गया तो 20% फुल रेट चार्ज करना। इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015, ये नोटिफिकेशन दे रखा है आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल के लिए, वहां पे 20% की जगह एडिशनल डेप्रिसिएशन 35% है, सिर्फ दिस स्टेट जो यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया गया है। तो ये तो हो गया पूरा रिकैप, रिकैप क्या पूरा एक तरीके से मैंने टॉपिक आपको पढ़ा दिया, ठीक है, आपके फायदे के लिए। 2 दिन गैप हो गया था तो मैंने कहा चलो एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछ लूँ कि कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछ लो, अभी तक के टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ ले। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते क्या हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से खर्चे शामिल किए जाते हैं, बिकॉज आप सभी लोगों ने अकाउंट्स पढ़ रखा है, आपने बहुत सारे खर्चे पढ़े हैं। हालांकि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी एक नाम था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, किसी ने ध्यान दिया था, किसी को पता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में? चलिए कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विथ प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, है ना। तो एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, यानी कि कोई भी अगर तुम खर्चा कर रहे हो, जैसे जब बिजनेस स्टार्ट करते हो उस समय फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हो कि ये हमारे बिजनेस, ये हमारे लिए फिजिबल है भी कि नहीं है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो कि ये बिजनेस कर रहे हैं तो करीबन कितना खर्चा आ रहा है, टोटल प्रोजेक्ट बना रहे हो या किसी से बनवा रहे हो। कंडक्टिंग अ मार्केट सर्वे, या मार्केट सर्वे कर रहे हो कि जो हम प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं, क्या उसका मार्केट में डिमांड है भी कि नहीं है। फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ सर्विसेज, ठीक है, कोई भी इंजीनियरिंग सर्विसेज हमने ले रखी है, मतलब जब बिजनेस शुरू करते हो ना तो शुरू में जो इस तरह के खर्चे होते हैं। और क्या शुरू में खर्चे होते हैं बिजनेस को शुरू करते समय, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एनी एग्रीमेंट्स, फॉर सेटिंग अप द बिजनेसेस, है ना,
जब स्टार्टिंग करते हो बिजनेस तो नहीं एग्रीमेंट्स बनाना है, पार्टनरशिप कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड बनानी, कंपनी है तो मेमोरेंडम एसोसिएशन तैयार करना है। तो उन सब में क्या होते हैं, लीगल खर्चे होते हैं। जैसे सीएस कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं ना, ये लोग हम लोग का कंपनी रजिस्टर कराते हैं, वो सब लीगल चार्जेस स्टार्टिंग में लगेगा जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे होगे, कंपनी को फॉर्म कर रहे होगे। और लीगल चार्जेस किस पे लगते हैं, फॉर ड्राफ्टिंग द मेमोरेंडम आर्टिकल, वही मैंने बताया कंपनी के केस में। फिर रजिस्ट्रेशन फीस भी लगती है, मान लो कोई कंपनी में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो कंपनी एक्ट में वहाँ पे फीस भी देनी पड़ती है आपकी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, अगर कंपनी को शुरू करते समय उस समय कुछ अगर शेयर या डिबेंचर भी इशू कर रहे हो, उस तरह के खर्चे। तो ये सारे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, बिजनेस को शुरू करने में जो खर्चे होते हैं ना, उसी को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। और इनकम टैक्स ने बोल रखा है, इनकम टैक्स एक्ट ने, कि हम इन सारे खर्चों को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में शामिल करेंगे, ठीक है। तो ये थे क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर्स, इनके अलावा कोई और खर्चे मत जोड़िएगा। ये नहीं कि सर मैंने क्या किया है, मैंने शॉप का इनॉग्रेशन कराया है और इनॉग्रेशन पे मैंने मिठाई खिलाया, लोगों को नाश्ता कराया, उसका भी खर्चा हम इसमें जोड़ दें, नहीं, आप उसको नहीं जोड़ सकते इसमें, ठीक है। अब मैक्सिमम सीलिंग, मैक्सिमम सीलिंग का मतलब मैक्सिमम अमाउंट हम कितना हम शो कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट हम कितना शो कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है ना, उसका 5%। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेसी, कॉर्पोरेट मतलब कंपनियों की बात कर रहे हैं, अगर आप कॉर्पोरेट असेसी हो देन 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट, सर मैं कॉर्पोरेट नहीं हूँ, मैं कंपनी नहीं हूँ, तो भी 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो क्या फर्क है, कोई खास फर्क तो है नहीं। इसमें कह रहा है इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेसी 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देख लेना, या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज मोर, जो दोनों में से अधिक हो। सर क्या फर्क हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, जब तुम अपना कोई बिजनेस नया सेट करते हो तो तुमको उस बिजनेस को सेट करने में कितना लगेगा, करीबन सपोज करो तुम्हारा करीबन 10 लाख रुपीस खर्च हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यानी उस बिजनेस को सेट करने के लिए कम से कम तुम्हें 10 लाख रुपीस का तो लागत लगानी है, बिना उसके तुम्हारा बिजनेस शुरू ही नहीं हो पाएगा। देन दिस 10 लाख इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, है ना। उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगी दैट इज कॉल्ड, जैसे तुमने सपोज करो एक तुमने सोचा यार ब्रेड की फैक्ट्री लगाते हैं, तो ब्रेड की फैक्ट्री लगाने के लिए मशीन वशीन खरीदने में और इस सारा सेटअप करने में करीबन 10 लाख लगेगा। देन दिस वन मतलब इट इज योर बेसिक नीड, इतना अमाउंट तो तुम्हें है ही, जरूरत ही है, दैट इज कॉल्ड योर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। देन 10 लाख रुपीज का 5% कर लो ना, तो 10 लाख का अगर 5% कर दें देन 50,000 रुपीज, दैट मीन्स 50,000 यू कैन आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज बोला था, बी पॉइंट, 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, सर देखो मेरे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऊपर देखो यहाँ पे 10 लाख रुपीज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, बट मैंने एग्जैक्टली अपनी कंपनी में 15 लाख रुपीज एम्प्लॉयड कर रखा है, मैंने करीबन 15 लाख रुपए लगा रखा है। मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा कितना है, मैंने 15 लाख लगा रखा है, या चलो 20 लाख सीधे कर देते हैं, 20 लाख मैंने लगा रखा है। तो जो कैपिटल आपने अपने बिजनेस में लगा रखा है ना, उसको हम लोग लगाए हो या लगाने जा रहे हो, लगाए हो, सॉरी लगाने जा नहीं रहे हो, लगाए हो तुमने 20 लाख। हालांकि उस बिजनेस को सेटअप करने में तो 10 लाख की जरूरत थी, बट तुमने अपने बिजनेस को और ब्रॉड करने के लिए जो भी है तुमने 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है ना। तो अब क्या है, दोनों में फर्क क्या है, अब देखो यहाँ पे 10 लाख का 5%, 50,000, 20 लाख का 5%, 1 लाख। तो जो दोनों में से अधिक हो, कौन अधिक है, 1 लाख, तो यानी कि 1 लाख रुपीज तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शो कर सकते हो, ठीक। जबकि यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेट एसएससी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% ही है। मान लो तुम नॉन कॉर्पोरेट होते और 10 लाख लगाए होते, 20 लाख लगाए होते, लेकिन 10 ही लाख कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट था, देन 50,000 से ज्यादा आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस शो ही नहीं कर सकते, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, अमाउंट ऑफ डिडक्शंस। सर डिडक्शन ये इसको नहीं, खर्चे में हम कैसे दिखाएंगे,
तो इसमें रूल सीधा सीधा दिया है 1/5 ऑफ द क्वालिफाइड एक्सपेंडिचर। यानी अगर तुम्हारा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अगर तुम्हारा 10 लाख रुपीज है, तो आपको पता है 10 लाख रुपीज का कितना 5% ही आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखा सकते हो। मान लो तुमने कह रहा है, तुम क्लेम कर रहे हो कि सर मैंने तो 80,000 रुपये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस पे खर्च किया है, 80K मतलब 80,000, 80,000 हमने खर्च किया हुआ है, लेकिन आपको पता है 50,000 से ज्यादा का डिडक्शन मिलेगा नहीं, 50,000 से ज्यादा तुम दिखा नहीं सकते हो। तो करोगे क्या, सिंपल सा 50,000 को डिवाइड करो 5 से, दैट मीन्स आएगा कितना 10,000। यानी हर साल तुम खर्चे में कितना दिखा सकते हो 10,000, उससे ज्यादा नहीं। और कितने साल तक दिखाओगे 5 ईयर, 5 साल तक तुम शो कर सकते हो। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? बाकी अमाउंट तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था। अभी तक के पॉइंट में किसी को कोई पॉइंट मतलब सॉरी किसी को कुछ बात है जो नहीं समझ में आया तो एक बार पूछ लीजिए, या कोई क्वेरी हो आपकी अपनी। चलिए अब देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ डिडक्शंस। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शंस में दे रखा है जो भी खर्चा होगा उसको 1/5 कर दीजिए, और हर साल 5 सालों तक आगे आप दिखा सकते हो खर्चे में। नो ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहा है। डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इफ एन ऑडिट रिपोर्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है। अच्छा, ये डिडक्शंस भी जो भी तुम 50,000 जो भी तुम दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसके लिए ऑडिट रिपोर्ट का भी होना जरूरी है। ऑडिट रिपोर्ट सबको पता है सीए तैयार करता है, सीए से आप तैयार कराओगे। और डिडक्शन अवेलेबल ओनली अगर ऑडिट रिपोर्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक, अदरवाइज तुम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं शो कर सकते। तो ये हम लोग का टॉपिक खत्म हो गया यहीं पे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सबको समझ में आया? वैष्णवी, वैष्णवी है नहीं क्या? ओके, पलक आपको समझ में आया? यस सर। कोई क्वेरी है आपकी? नहीं सर। ओके, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग बात करेंगे आगे। अब हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयज के ऊपर जो खर्चे हम लोग करते हैं, जस्ट लाइक बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉयज। अगर हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर बोनस कमीशन अगर हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? तो यहाँ देखो साफ साफ दे रखा है, अलाउेबल एज डिडक्शन ओनली इफ नॉट पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। तो बात सबको समझ में आई? तो देखिए यहाँ पे हर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, जाहिर सी बात है क्या करती है, हर एक एम्प्लॉय तो, हर एक कंपनी तो बोनस नहीं देती, बहुत सारी कंपनियां जो बोनस देती भी हैं। कमीशन, कई बार क्या करती है कंपनी, कहती है अपने एम्प्लॉय से, अगर देखो भाई हमारा प्रोडक्ट है या सर्विस जो भी अगर सेल होता है, अगर आप अगर मेरा सेल अगर कुछ कर देते हो तो आपको भी एक सर्टेन % हम कमीशन देंगे, है ना। अब क्या है, अलाउेबल एज डिडक्शन, बिल्कुल आप इसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ओनली इफ नॉट पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड, है ना। तो ध्यान रखिएगा, बोनस या कमीशन तुम क्या कर सकते हो, टू एम्प्लॉय अगर दे रहे हो तो उसको भी खर्चे में शो कर सकते हो, अलाउेबल एज डिडक्शन ओनली इफ नॉट पेबल एज प्रॉफिट और डिविडेंड। बस हाँ ध्यान रखना, अगर तुम उसको प्रॉफिट में हिस्सा कुछ दे रहे हो, जस्ट लाइक डिविडेंड विविडेंड दे रहे हो, इसको हम लोग खर्चे में शो नहीं करेंगे, ठीक है ना। बोनस कमीशन तो एम्प्लॉय का खर्चा होता है, बाकी अगर हम उसको अगर प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, इसका मतलब वो शेयर होल्डर, एज अ शेयर होल्डर दे रहे हैं, तब तो वो एम्प्लॉय की तरह नहीं ना है, तो वो एक अलग पॉइंट होगा। नाउ नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का मतलब क्या है? देखो सिंपल सी चीज, आप अगर बिजनेस करोगे
तो बिजनेस में आपको पता है कल को आपको जरूरत पड़ेगी, किसकी? लोन की जरूरत पड़ेगी, तो आप कहीं ना कहीं से आप क्या करोगे? लोन लोगे। आपने लोन लिया है, लोन लिया है किसके लिए? किसी और चीज के लिए नहीं, सिर्फ बिजनेस करने के लिए लोन ले रखा है ना? तो उस लोन के ऊपर जो बिजनेस लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे हो तो वो तो खर्चे में दिखाना चाहिए ना। तो कहा है, हाँ हाँ बिल्कुल, आप उससे भी शो कर सकते हो, allowable as deduction if the following condition are satisfied, but ये condition should be satisfied. Number 1, the assessee must have borrowed money. सच में assessee ने borrow किया है, तो आपने लोन लिया है तो इसके लिए तो आपने या तो फॉर्म वॉर्म भरा होगा अपने लोन के लिए। The money have been used for the purpose of the business, और उस पैसे का आपने यूज कहाँ किया है? पर्सनल नहीं, बिजनेस पे आपने उसका यूज किया है, यानी कि आपने उस पैसे से कुछ बिजनेस के लिए कोई चीज खरीदी हो या बिजनेस में कोई खर्चा किया हो। नाउ थर्ड नंबर, इंटरेस्ट इज पेड और पेबल ऑन सच बोरोइंग्स। ठीक है, आपने इंटरेस्ट चाहे पेड कर दिया चाहे पेबल हो, यानी ड्यू हो या पेड हो, दोनों में से कोई हो, आपको उस साल के इंटरेस्ट का स्टेटमेंट निकलवाना है बैंक से या फाइनेंस कंपनी से, और उसे इंटरेस्ट का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे में दिखा सकते हो, अलाउड। अगेन कुछ रिमेंबर पॉइंट कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल। अब बहुत से लोग चालाकी करेंगे इसमें, कहेंगे सर, बिजनेसमैन क्या कहेगा, कहेगा सर वो खुद ही पैसा लगाएगा और कहेगा सर हमने कैपिटल लगाया है, बिजनेसमैन है, मैं कैपिटल लगाया हूँ, उस पर इंटरेस्ट में चार्ज कर रहा हूँ। नहीं समझे? आपने एक टर्म पढ़ा होगा, अकाउंटिंग जब पढ़ी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये एक टर्म पढ़ा होगा शायद। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने टर्म पढ़ा ना, ये था कि मान लो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन ने रूल बना दिया है कि जो भी मैं भी पैसा लगाऊंगा ना, मैं अगर पैसा अगर कहीं और लगाता तो मुझे इंटरेस्ट मिलता, तो मैं बिजनेस में डाल रहा हूँ तो उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो अगर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर चार्ज कर रहा है, अपनी खुद की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो वो नॉट डिडक्टेबल, उसको आप खर्चे में दिखा नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपीज लगा रखा है, 10 लाख के ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो बिजनेस से, अपने ही बिजनेस से, तो 10 लाख पे 10% यानी 1 लाख रुपए हुआ, तो ये आप खर्चे में फिर दिखा दे रहे हो, तो सर जी ये आप तिकड़मबाजी कर रहे हो, ये गलत है, ये डिडक्टेबल नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इज नॉट डिडक्टेबल, ये ध्यान रहे। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा हूं मैं। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? एकल व्यवसाय। अगर पार्टनरशिप फर्म है तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स का हम लोग असेसमेंट पढ़ेंगे। कैपिटल बोरोड शुड बी स्पेंड फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिजनेस एसेट्स, उस पैसे का यूज आपने बिजनेस एसेट को खरीदने में किया हो, या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कोई टेंशन नहीं, लेकिन वो कैपिटल रेवेन्यू जो भी हुआ है वो बिजनेस के लिए हुआ हो। ये नहीं कि घर के लिए एसी खरीद रहे हो और उसको तुमने क्या दिखा दिया बिजनेस में, तो सर कैसे पता चलेगा बिजनेस में यूज हुआ है कि किस में खर्च हुआ? भाई जो भी बिल बनेगा ना, तो बिल किसके नाम पे बन रहा है? कंपनी के नाम पे। बाकी अगर सर कंपनी के नाम पे ही बिल बनाए, एसी खरीदे और ले गए घर पे लगा दिए, तो कैसे पकड़ोगे? तो आपको पता है फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब ऑडिट होती है, ऑडिट होती है मतलब लोग आते हैं चेक करते हैं सच में आपके पास वो एसी लगी हुई है ऑफिस में कि नहीं है। ठीक है, ये सब चीजें भी होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन उसको कहते हैं, यानी बुक में जो आप दिखा रहे हो क्या वो रियल में है कि नहीं है। ठीक है, आप कहते हो सर मेरे ऑफिस में 50 चेयर है, तो आप ठीक है आप बुक में दिखा दिए 50 चेयर है, आपने कहा सर 40 चेयर थी, 10 चेयर और खरीदा, 50 चेयर हो गई। हमने कहा चलो बढ़िया है, फिर आकर के मैंने चेक कर लिया, जरा काउंट करता हूँ मैं आकर के कि हाँ भाई सच में आपके पास 50 चेयर है कि नहीं है। आप बुक में 50 चेयर दिखा रहे हो, सच में आपके पास 50 चेयर है भी कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारी चीजों की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, एसेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन, जस्ट लाइक स्टॉक की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, कैश की फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। आप कैश बुक में दिखा रहे हो सर आज मेरे पास ओपनिंग बैलेंस था 50,000 रुपए, दिन भर में आया मेरे पास 60,000 रुपए, क्लोजिंग मेरे पास, और फिर कुछ खर्चे भी हुए जो पैसा मेरे पास से गया 10,000 रुपए, मेरे पास 1 लाख क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैंने कहा 1 लाख है ना आपके पास, चलिए हटिए जरा मैं कैश चेक करता हूँ, कैश को मैं काउंट करूँ, देखूँ सच में 1 लाख है कि नहीं है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल वेरिफिकेशन। ओके, समझ में आया सब लोगों को? नाउ नेक्स्ट,
इसमें आगे इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज नॉट अलाउड एज डिडक्शंस। ये देखो, अगर तुमने पता चला इनकम टैक्स देने के लिए, है ना, इंटरेस्ट एंड मनी बोरोड फॉर द पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स पेमेंट करने के लिए तुमने लोन लिया, सारे पैसे तुमने खर्च कर डाले, अब पता चला कि यार इनकम टैक्स अब देना है 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए और इंटरेस्ट, इनकम टैक्स कैसे दें, अब उस इनकम टैक्स को देने के लिए तुमने 50,000 का लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो सर दैट इज नॉट अलाउडेबल, उसको आप डिडक्शन में नहीं दिखा सकते, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड एज डिडक्शन। ये बिजनेस का खर्चा नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट ऑन एडवांस टैक्स और फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज नॉट अलाउडेबल। ठीक है, अब क्या हुआ, आपको एडवांस टैक्स देना था, आपकी लाइबिलिटी थी, आपको एडवांस टैक्स आपने नहीं दिया तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, या कुछ लेट फाइलिंग फीस, आपने रिटर्न डिले फाइल किया, आईटीआर आपने डिले फाइल किया, उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे आईटीआर फाइल करने का डेट लास्ट क्या होता है, नॉर्मली 31 जुलाई होता है। अभी फिलहाल आप सभी को पता है कोविड-19 की वजह से सब डेट्स आगे होके बढ़ गए, तो स्पेशल केसेस में डेट्स आगे बढ़ जाते हैं, और अगर आपने उस तय समय सीमा के अंदर अगर आपने अपना रिटर्न नहीं फाइल किया तो आपको लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स भी देने पड़ते हैं। तो ये सब अगर आप लेट कर रहे हो, आप पनिशमेंट दे रहे हो या आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, सर उसका डिडक्शन अलाउड नहीं है, वो आप खर्चे में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड ऑफ इंडिया, कोई इंटरेस्ट आपने पता चला विदेश से फॉर लोन लिया था, उसको आपने इंटरेस्ट दिया, और ना जब आप इंटरेस्ट देते हो और उस पे से आपने टीडीएस नहीं काटा, सर टीडीएस कब काटते हैं, तो टीडीएस तब काटते हैं अगर मान लो मैंने लोन लिया, कहाँ से, नेपाल के बैंक से लोन लिया, ठीक है, और मैंने उसे इंटरेस्ट दिया, और जब मैंने उसे इंटरेस्ट दिया तो इंटरेस्ट का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा हो गया, करीबन मैंने 25,000 रुपये इंटरेस्ट जमा किए, तो इंटरेस्ट जब दिया तो उसमें से टीडीएस काट लेना था 10%, पढ़ा होगा आप लोगों ने 194A, ठीक है ना, अगर आपने टैली पढ़ा था, टैली में टीडीएस में टॉपिक में है, तो 194A के तहत आपने 10% टीडीएस काटना था, 25,000 पे 2,500 रुपये टीडीएस काटना था, तो अगर 25,000 पे 2.5% सॉरी 10% टीडीएस नहीं काटा तो अब देखिए वहाँ पे नॉट अलाउड, उस तो इस तरह के खर्चे भी शो नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक। मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी सबको समझ में आया, आया है कि नहीं आया, क्यों राहुल? राहुल ओके, नेहा पलक, यस सर। बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। सर नेटवर्क इशू होगा, आज बारिश हो रही है, मैसेज आएगी सीधा। बारिश हो रही है, चलो ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया सब लोग को, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वाला? यस सर। चलिए ठीक है, अब अगला है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अगला टॉपिक हम लोग का है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है, इसको चलो समझते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जब एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पढ़ा था, तो उस केस में हम लोग सैलरी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ रहे हैं किस में, पीजीबीपी में, और यहाँ पे बात करेंगे एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बिजनेस हमारा है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले भाई ये समझना होगा कि एम्प्लॉयर कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट करता है। तो कई फंड्स बनते हैं जिसमें एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एज पर लेबर लॉ, और उनको भी क्या गवर्नमेंट ने कहा है, ये खर्चे अगर आप कंपनी कर रही है तो ये खर्चे आप दिखा सकते हो, ये अलाउड है। जैसे आर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अगर प्रोविडेंट फंड में अगर कोई भी अगर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है, जैसे सबको पता है एम्प्लॉय अपनी सैलरी से उसके 12% तो काटेंगे, फिर एम्प्लॉयर अपने जेब से भी 12% कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो ये जो 12% जो कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, उसका डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा।
मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को करीबन 20 लाख रुपए सैलरी, सारे एम्प्लॉयज को मिला के 20 लाख रुपए सैलरी बांटती है, और इस 20 लाख के ऊपर उसको करीबन 12% कंट्रीब्यूट करना पड़ता है पीएफ में भी। तो सैलरी तो वो खर्चे में दिखाएगी प्लस 2,40,000 रुपीज जो उसको पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही है, इस खर्चे को भी अपने बिजनेस में मतलब पीएल में दिखाएगी, और ये अलाउड है। या फिर कोई भी सुपर एनुएशन फंड है। सुपर एनुएशन का मतलब क्या होता है? सुपर एनुएशन का मतलब होता है कि सुपर एनुएशन फंड का मतलब होता है जो रिटायरमेंट के लिए जो भी फंड तैयार किए जा रहे हैं उन एम्प्लॉय के लिए, जैसे लाइक ग्रेजुटी फंड है ना, या फिर कह लो और भी इस तरह के कोई फंड्स अगर हैं, अगर आपने बना रखे हैं, ठीक, तो उसके लिए जो भी है लीव इनकैशमेंट हो गया, तो इन सब के लिए जो भी फंड बना रखे हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो सर, तो वो भी खर्चे में कंपनी शो कर सकती है। ठीक है। पेंशन स्कीम में अगर आपकी पेंशन स्कीम में कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉयर, तो वो भी बिल्कुल खर्चे में शो कर सकता है। ग्रेजुटी फंड मैंने बता ही दिया। स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ के वेलफेयर के लिए कुछ भी कोई फंड बनाया, ओनली इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द रिलेवेंट फंड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर इन सारे फंड्स में हो रहा है तो अलाउड है। ठीक है, बैड डेब्ट्स अगला टॉपिक है, अभी स्टार्ट करेंगे। आप सभी को पता अभी डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो डिस्कनेक्ट करके फिर हम लोग अगला बैड डेब्ट्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं।